आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद श्री किशोर कुमार जी, हमारे सांसद लोकसभा श्री संजय भाटिया जी, विधायक हमारे श्री प्रमोद बिंद जी, हमारे एसीएस ट्रांसपोर्ट श्री नवदीप विर्क जी, सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, पत्रकार सहायकर मित्रों, वास्तव में आज पानीपत में जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो मुझे याद आ रहा है पानीपत ऐतिहासिक चीजों के लिए और एक प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करता जा रहा है। ऐतिहासिक लड़ाइयां पानीपत की प्रसिद्ध हैं, देश और दुनिया में लोग याद रखते हैं। फिर हमने कितने ही कार्यक्रम यहाँ किए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे पानीपत अपने उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता हो, चाहे ये इंडस्ट्री और यानी कंबल के नाम से जाना जाता हो, तो कितनी चीजें पानीपत को अपने ऊंचे स्थान पर लेकर के गई। आज इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ यहां से हो रहा है, इसके नाम से भी पानीपत जाना जाएगा। पानीपत एक और नाम से भी जाना जाता है, यहाँ इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का धुआं निकलता है, प्रदूषण बहुत होता है। यानी शहर किसी अच्छी बातों से जाना जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन किसी खराब बात से जाना जाए तो अच्छी बात नहीं है। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए यहाँ की जितने बसें, चाहे वो डीजल से पेट्रोल से चलती हो या फिर अपनी वाहन व्यवस्था भी प्रदूषण को बढ़ाने वाली है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, इसीलिए आज ये इलेक्ट्रिक की बसें यहाँ चलाई जा रही हैं, जिसमें से प्रदूषण में भी कमी आएगी, ताकि हम प्रदूषण की नगरी ना कहलाए, हम स्वच्छ हवा, साफ हवा को प्राप्त करने में एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस नाते से इस विषय को हम लेकर के चल रहे हैं। जैसा बताया कि आज ये ई बस सर्विस यहाँ से शुरू हो रही है। इससे पहले ऐसी जो ई बसेज हैं, हरियाणा के कुछ शहरों में तो चालू हो चुकी हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अलग से एजेंसी बना के सिटी बस सर्विस के नाम से नहीं हुई, बल्कि वहाँ की जो संस्थाएं हैं, GMDA, FMDA, गुरुग्राम में और फरीदाबाद में, वो पहले से चला रहे हैं। मानेसर नगर निगम भी GMDA के अंतर्गत आकर के अपनी बसें चला रहे हैं। हमारे जो 11 कारपोरेशन है, उन 11 कारपोरेशन में 3 होने के बाद बाकी 8 बचते हैं। आज की जो बस सर्विस है, इसमें सभी 8 कारपोरेशन वो सब जुड़ जाएंगे और साथ में रेवाड़ी नगर ये साथ में और जुड़ेगा। यानी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, ये सब स्थान आज इस सिटी बस सर्विस का जुड़ेंगे, ताकि बड़े बड़े नगरों में ऐसे ई बसें जब चलेंगी, लोगों को सुविधा होगी, तो उसके कारण से प्रदूषण की कमी होगी। और जो अपने निजी वाहन है, उनको भी लोग छोड़ने का, जो जिस शहर से जब शुरू होगी, पहले 7 दिन ये बसें फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी, कोई किराया नहीं लिया जाएगा, ताकि 7 दिन तक एक बार अभ्यास हमको सबको हो कि अपनी कार छोड़ दें, अपना स्कूटर छोड़ दें, इन बसों में चले। अगर सुविधाजनक तरीके से बसें चलती हैं तो अभ्यास बना लें, और अगर कहीं कोई सुझाव उसमें आता है तो विभाग को सुझाव भी दें, ताकि उस सुझाव के हिसाब से विभाग अपने आप को तैयार कर ले। एक बात और मुझे विभाग के लोगों को कहना है, वो पहले हमारी बात नहीं हुई, आज खुले मंच से मैं कह रहा हूँ, क्या चाहिए, इसका नाम है सिटी बस सर्विस। तो सिटी बस सर्विस में हमने अभी तो डिपार्टमेंट ने बैठ के, कार्य में बैठ के कुछ रूट तय कर लिए, लेकिन उन रूट्स की आवश्यकता कहाँ है, कितनी है, तो ये शहर के लोगों को पता होता है, विभाग के लोगों को इतना ज्यादा पता नहीं होता है। और ये मेरा अनुभव गुरुग्राम का है कि जब उन्होंने अपने ढंग से बसें चला दी तो बसें बहुत घाटे में चलने लगी, और हमने कहा कि सवारियों से पूछो जिनको बसों को चल लेके जाना है या रूट बनाने हैं, जैसे ही वो रूट उनके द्वारा पूछे गए तो 1 महीने के अंदर अंदर जो रेवेन्यू पहले आ रहा था उससे 3 गुना रेवेन्यू बढ़ गया, घाटा कम हो गया। आज लेकिन सवारी बताएगी कि मुझे कहां से कहां तक बस चाहिए, इसलिए चाहे कोई एक एप्लीकेशन बनाए, पोर्टल बनाए डिपार्टमेंट की ओर से,
और शहर से पूछें कि बस कहां से कहां चाहिए। लोगों की डिमांड जब आएगी, रूट्स कुछ परिवर्तन करेंगे या जो नई बसें आएंगी उन नई बसें में उनके साथ जोड़ करके और उन इलाकों में भी सर्विस दी जा सकती है। शिवा के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि इस जमीन के ऊपर ये जो बस अड्डा है जो हम देख रहे हैं, इसका शिलान्यास भी मैंने किया था और पिछले 18 जुलाई 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। और आज मुझे ही अवसर मिला है यहाँ से बसें चलाने के लिए भी मैं आपके बीच में आया हूँ। मुझे भी इस बात की खुशी है। केवल ये बस अड्डा नहीं, हरियाणा में जब से हम आए हैं हमने कुल मिलाकर 34 शहरों में नए बस अड्डे बनाए हैं। मुझे याद है जब परिवहन मंत्री हमारे कृष्ण कुमार जी थे तो पहला बस अड्डे का उद्घाटन हुआ झज्जर का, और झज्जर बस अड्डे का उद्घाटन करने के लिए कृष्ण कुमार जी गए। कहेंगे आज की विशेष बात, मैंने कहा क्या? कहेंगे बस अड्डे का एस्टिमेट तो बना था 43 करोड़ रुपए का, और बस अड्डा तैयार होकर के और शायद 34 करोड़ में बस अड्डा हो गया। 9 करोड़ रुपया एस्टिमेट से वो बस अड्डा बना। इसमें से एक और बात ध्यान करा रहा हूं आपको कि जो पिछली सरकारों के समय एस्टिमेट बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, पेमेंट करने में ये जो करप्शन का एक विषय चलता था, हमने पहले दिन से उसको रोकना चाहिए। 3 C's इसको एलिमिनेट कर देंगे, चाहे वो करप्शन हो, क्राइम हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। और वैसे तो 3 C की जननी भी एक चौथी C है, उसको भी समाप्त करना, और वो है, हालांकि सरकारी कार्यक्रम इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन संकेत में कर रहा हूं कि चौथी C भी हम समाप्त करेंगे। मित्रों, हमने इन 9 सालों में जो कुछ किया है उसके बारे में आप सब जानते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये हमने चाहे बस अड्डे हैं, चाहे बसें चलाने की बात कही है, और चाहे पर्यावरण प्रदूषण करने के नाते से सिटी बस सर्विस की बात मैंने की है। हम हरियाणा के अंदर किस प्रकार से यात्रा सुगम हो, कैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बढ़े, इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पर्यावरण को ठीक करने के लिए चाहे वो डीजल पेट्रोल की खपत तो कम होगी ही, साथ में बसों को एसी बनाया गया है। एयर कंडीशन बसों से भी लोगों को सुविधा होगी बैठने में, चलने में, गर्मी के अंदर भी उसका पूरा लाभ अपना उठा सकेंगे। और इसमें हमने रोजगार के नाते से HKR से युवकों को लिया है। ड्राइवर कंडक्टर की भर्ती लगातार रोडवे कर रहे हैं। पिछले 9 साल के अंदर हमने 3500 नए ड्राइवर कंडक्टर भर्ती किए हैं, और जहां तक HKR का विषय है 1500 लोग उसमें भर्ती किए हैं। 5000 लोगों की भर्ती ये रोडवेज के अंदर नई भर्ती हुई है। और नए जो बेड़े में बसें डाली गई हैं, आज के दिन हरियाणा जब से बना एवर हाईएस्ट बसों का फ्लीट ये हरियाणा रोडवेज का एवर हाईएस्ट 4651 बसें रोडवेज की अपनी बसें हैं। और इसी नाते से जो किलोमीटर स्कीम 562 बसें ये इसके अलावा और चल रही है। वैसे 5000 से ऊपर, और जो इसके अलावा जो हमारी परमिट रूट की बसें हैं वो शायद 1300 होगी। तो आज हरियाणा का इतना बड़ा फ्लीट छोटे प्रदेश को देखते हुए ये देश में बाकी प्रांत में रोडवेज अपनी चलाते हैं, लेकिन सब में प्रथम स्थान मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा रोडवेज को मिला हुआ है। आज अगर 4 डिपोज की बसें, 4 प्रांतों की बसें कहीं दिल्ली बस अड्डे से चलती हैं एक ही रूट के ऊपर, तो सबसे पहले जो यात्री की प्राथमिकता होती है कि हरियाणा रोडवेज की बसें उसके अंदर बैठना चाहिए। हरियाणा रोडवेज की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रांतों में भी चलती हैं लगातार। और एक जानकारी आपके लिए कि प्रतिदिन हमारी हरियाणा रोडवेज की बसों में 11 लाख यात्री ये ट्रेवल करते हैं। 11 लाख यात्री प्रतिदिन करते हैं। और अगर उसके बराबर में दूसरा विषय में निकालूं तो इनका जो किलोमीटरेज है वो भी प्रतिदिन का 11 लाख किलोमीटर बनता है। 11 लाख किलोमीटर में 11 लाख सवारियां ये ट्रेवल करती हैं। अर्थात एक बस में अगर 50 सवारियां आती हैं तो 50 सवारियां यानी 50 किलोमीटर तक 50 सवारियां चलती हैं। तो इसके अंदर सवारियों को सुविधा है। इस नाते से बहुत श्रेणियों को हमने मुफ्त में भी यानी यात्रा करने का एक मौका दिया हुआ है। आज के ये 7 दिन का तो एक टेम्परेरी फेज इसलिए है कि लोगों को जैसे चाय पीने की आदत पहले लगाई गई थी, मुफ्त चाय पिलाते थे, बाद में चाय का 20 रुपए कम हो गया।
वैसे ही इस यात्रा में आदत लगे सबको तो फिर हिसाब किताब तो हमारे नंदीप जी कर लेंगे कि कितना किराया लेना, और फिर बहुत ज्यादा सिटी को देखते हुए जितना खर्चा अपनी गाड़ी पर आता है उसके मुकाबले में तो शायद क्या रखा है 10 रुपये कुछ रेट रखे हैं, 10 रुपये मिनिमम 10 रुपया है, फिर 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, ये नहीं हर किलोमीटर के हिसाब से, यानी ज्यादा 28 से 30 किलोमीटर, क्योंकि शहर के अंदर इससे ज्यादा नहीं होगा तो वो 50 रुपये मैक्सिमम 10 से लेकर 50 रुपये तक दूर की सवारियां जो है वो ज्यादा पड़ता है, वो ज्यादा पड़ता है। इन वाहनों के चालन के लिए अगर मैन पावर के साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता होती होगी अच्छी सड़कों, तो हमने निरंतर सड़कों पर भी, ये ठीक है कोविड के दिनों में थोड़ा कठिनाई आई थी, सड़कें हमारी गति से मुरम्मत होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई थी, लेकिन अब कोविड के बाद हर क्षेत्र की जो पुरानी सड़कें हैं उसकी मुरम्मत और नई सड़कें बनाने का काम, यानी अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताता हूँ तो पिछले 9 साल में हमने 33,000 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया, जिस पर 20,000 करोड़ रुपया लगा, और ऐसे ही 7,000 किलोमीटर नई सड़कें बनाई है जिस पर 4,000 करोड़ रुपया लगा। अब आगे से हमने तय किया है कि नई सड़कों की आवश्यकता बहुत अधिक हरियाणा में अपनी नहीं रही, जितनी पुरानी सड़कें उनको मेंटेन रखना ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे बजट का पहला काम होगा जो सड़कें हैं उनको विस्तारीकरण करना, उनको चौड़ाकरण करना, मजबूतीकरण करना, उसकी मुरम्मत करना, ये बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो नेशनल हाईवे इतने ज्यादा हो गए हैं, कृपा है केंद्र सरकार की, हमारे नितिन गडकरी से जब हम मांगते हैं कि हमको ये सड़क चाहिए तो उनका ठीक है मंजूर कर दें, और उस पर भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार की जो हमारी नेशनल हाईवे है इसके ऊपर लागू हुआ है। पिछले दिनों में हमने एक मांग रखी कि पानीपत से और डबवाली की तरफ कोई हाईवे जो एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, उन्होंने तुरंत माना कि पानीपत से डबवाली एक एक्सप्रेस हाईवे ये बनाया जाएगा। इस प्रकार से हमारा ईस्ट नॉर्थ साउथ को है, लेकिन ईस्ट वेस्ट का एक मार्ग नॉर्थ से यानी ईस्ट से पानीपत और वेस्ट में डबवाली इसको कनेक्ट करते हुए नेशनल हाईवे बने, ये भी मंजूर हो चुका है। जितने भी आरओबी रेलवे के साथ जो हमारा करार हुआ है, तो कोई नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला सड़कें क्या डिस्ट्रिक्ट रोड जिसको बोलते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट रोड तक कोई आरओबी आरयूबी होगा उसको तुरंत मंजूरी मिलती है, वहां कोई फाटक काम नहीं अब रहेगा। यानी इस प्रकार की योजना हमने बनाई। 72 आरओबी आरयूबी का निर्माण हो चुका है, 52 आरओबी आरयूबी ये इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। जहां तक फास्ट ट्रेन का विषय है, आरआरटीएस रैपिड रेलवे जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसमें दिल्ली से 6 सड़कें बाहर की तरफ निकलने वाली हैं, यानी आउटर जो रेडियल सड़कें रैपिड रेल है, उसके अंदर एक रैपिड रेल सराय कार्यकाल से पानीपत ये भी मंजूर हो चुकी है, और बहुत जल्दी इस पर भी काम शुरू होने वाला है। यानी मेट्रो की स्पीड से, बल्कि मेट्रो से कम समय उसमें लगता है। मेट्रो का स्टेशन हर 1.5-2 किलोमीटर के बाद होता है, रैपिड रेल सर्विस का हर 8 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन यानी उसका स्टॉपेज होगा। तो इस नाते से बहुत फास्ट गति से ये दिल्ली के जाने वाले लोग हैं, इनको बड़ी सुविधा पानीपत से हमने रिकमेंड किया, हमने डिमांड की है कि पानीपत की वजह इसको करनाल तक बढ़ा दिया जाए। थोड़ा सा मेरा भी उसमें एक मतलब है, तो उस पर विचार करेंगे, लेकिन पानीपत तक मंजूर हो चुकी है, ऐसा मेरा आपको बहुत जानकारी के लिए। ये जो रोड बनाया गया है, दिल्ली से बाहर हम यानी दिल्ली पार न करनी पड़े, केएमपी रोड का कितनी उपयोगिता हुई है। अब इसके साथ साथ एक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जोशी के साथ यानी कुंडली से लेकर के और पानीपत तक उसके साथ बनेगी, मंजूर होगी, जमीन उसकी भी दी गई है, उसका काम अब जमीन का काम शुरू हो चुका है। इसका भी एक बहुत बड़ा उपयोग ये हमको होने वाला है। रोहतक से हांसी की रेलवे लाइन ये कंप्लीट हो गई है, जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। और जब रोहतक से हांसी की एक फास्ट ट्रेन यानी हिसार तक भी वो जाएगी, और उसका बड़ा महत्व इसलिए है कि हिसार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हरियाणा का पहला अपना एयरपोर्ट वो हिसार में बनने जा रहा है, क्योंकि 2 और एयरपोर्ट है जिसकी सुविधा हमको होती है, चाहे वो दिल्ली का है चाहे वो चंडीगढ़ का है, लेकिन देखा जाए तो वो अपने
हरियाणा की टेरिटरी पर नहीं है। तो हरियाणा की टेरिटरी पर पहला एयरपोर्ट माना जाएगा अग्रसेन एयरपोर्ट, वो हिसार में बन रहा है। और उसको जोड़ने के लिए जो दिल्ली से लेकर के और हिसार वाली जो रेलवे लाइन है, फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन, उसका अपना उपयोग होगा। ऐसे बहुत से शहरों में रेलवे लाइन, जब कई रेलवे लाइन या एक भी रेलवे लाइन होती है उसके साथ कई फाटक आ गए, तो रोहतक में पहला प्रयोग देश का हुआ एलिवेटेड रेलवे लाइन। 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रेलवे लाइन, नीचे से 3-4 फाटक समाप्त हो गए और सबके रन थ्रू हो गए। यही प्रयोग अब किया है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र भी 4 या 5 फाटक जो लगते थे उन सब के ऊपर एलिवेटेड रेलवे लाइन हो गई है, नीचे शहर आपस में जुड़ गया है। तीसरा इसी प्रकार से कैथल में भी इस कार्यक्रम की योजना बन रही है। तो बड़े शहर जहाँ कई फाटक लगते हैं उन सबको यानी फाटक रहित करके और रोड को सीधा किया जाए। एलिवेटेड जो रोड है उसका भी किया है। तो मेरा कहना है कि हमने चाहे मेट्रो हो, चाहे एलिवेटेड रेल, इस प्रकार के रूट्स हो, चाहे RRTS है अथवा सड़कें हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए हरियाणा एक प्रकार से उद्योग के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट जिसको कहना चाहिए एक प्रेफर्ड स्टेट देश और दुनिया के इन्वेस्टर के लिए बन गया है। पहली पसंद हरियाणा, क्योंकि दिल्ली के निकट है, एयरपोर्ट की सुविधा है और यहाँ अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाते इतनी सुविधाएं दी है इंडस्ट्रीज को, कभी कोई कठिनाई आती नहीं है। हमारे प्रमोद जी बैठे हैं, पानीपत से कई सुझाव हमारे पास आते रहे, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है, ये कठिनाई है। हर सुझाव के ऊपर अपने संज्ञान लेते हुए नई नीति बना करके इस प्रकार से उद्योगपतियों को सुविधा दी जाए, उद्योग फले फूले और हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस नाते से हरियाणा हर दृष्टि से, चाहे उद्योग के नाते, हमारी आर्थिक स्थिति भी इस उद्योग के नाते से बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बढ़ी है। अगर मैं GST का कलेक्शन की बात कहूँ, हरियाणा इज द हाईएस्ट GST कलेक्टर स्टेट। पर कैपिटा GST हमारे यहाँ 34,000 रुपया। इस प्रकार से पर कैपिटा ये हमारा GST कलेक्शन है और जो देश में सर्वाधिक। ऑनलाइन चालान कर दिया जाएगा भाई, या तो तुम बाटन दे लो या हमको देने दो। खैर, मेरी बात समाप्त हुई। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हरियाणा हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और आज इस अवसर पर ये जो नई सुविधा यहाँ की बसेस की चालू की जा रही है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री महोदय, और मैं मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आज का जो इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस है उसको अपने कर कमलों से हरी झंडी दिखाकर विधिवत रूप से यहाँ से उसका संचालन ताकि किया जा सके। मैं अनुरोध करूंगा। देखिए अब इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, आज का जो बस संचालन है